चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए स्लाइड आपके लिए कि स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द व्यू ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, ये देखिए। चलिए ये देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर गंदे, ये देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के लेबर्स चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो कैसे बताएंगे इसके बारे में, इसके बारे में एक वर्ड है बेटा, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, दिस टर्म्स डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर द ब्रिटिश राज। बेटा ये जो टर्म है ना सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये वर्ड अगर आपने लिख दिया आपका मार्क्स स्कोर है। ठीक है ना, कि सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, ये ध्यान से देखो। इट इम्प्लाइज द डीके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड द ब्लीक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। गाइज डीके ऑफ मतलब हम इंडस्ट्रीज लगा ही नहीं पा रहे थे, और जो इंडस्ट्री थी उनको भी इन्होंने खत्म कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। ठीक है ना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड फेमस थी, खत्म कर दिया जी। अपने प्रोडक्ट ले आए, मशीन मेड प्रोडक्ट ले आए, लो कॉस्ट पे ले आए, खत्म कर दिया हमारी मार्केट को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर दिया। हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन वो नहीं था, चैनल नहीं था जिससे हम अपने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को वर्ल्ड वाइड फेमस कर सके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज़ इनके फेवर में थी, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के फेवर में नहीं थे। और टैरिफ पॉलिसीज इतने हाई थे गाइस कि इनकी इतनी कॉस्ट बढ़ जाती थी, बंदा सर्वाइव भी नहीं कर पाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, बंद करने पड़ती थी लोगों को अपनी दुकान। और दूसरी चीज़ है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, जो मैंने पहले बताया था आपको, कैपिटल गुड्स की मेन बात करी जाती है इसके अंदर, कि इसके अंदर इन्होंने कोई भी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं लगाने दी हम लोग को। ठीक है बेटा, चलो ये देख रहे हो, ये हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी। और ये देखो ये हमारे ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। हालांकि इससे पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है ना, लेकिन ये जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि इससे हम जो है मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है ना, चलिए गाइस ये देखिए डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में पहला पॉइंट है गाइस, देखो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव करते हैं टैरिफ पॉलिसी के अंदर। गाइस कैसे करते हैं, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, मतलब कि जो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स थे, मतलब हमें कोई माल भेजना था ब्रिटेन भेजना था तो फ्री, और ब्रिटेन से कोई माल आएगा हमारे इंडिया में तो भाई फ्री है, कि मतलब अगर उनको कोई प्रोडक्ट हमारे देश में लेके आना है तो भाई उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, आपको अपन आराम से जो है ट्रेड कर सकते हो, कोई कॉस्ट नहीं बढ़ेगी आपकी। लेकिन अगर आपने ब्रिटेन के अलावा या कोई और किसी कंट्री में, देखो क्या लिखा हुआ है, या आपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की जाने की एक्सपोर्ट करने की बात करी तो आप पे हैवी ड्यूटी इम्पोज कर दी जाएगी। एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वॉज इम्पोज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। सबसे मेन रीज़न था गाइज, ये हमारी जो है ये क्या है, मेन चीज़ें की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचोगे कि हमारी जो है पर यूनिट के सबसे कॉस्ट बढ़ा देते हैं, जिससे क्या है मार्केट में बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर आप कॉस्ट बढ़ा के प्राइस भी तो बढ़ाओगे, मार्जिन भी तो लगाओगे, मार्जिन कम कर लोगे तो ठीक है, लेकिन कॉस्ट से नीचे थोड़ी बिकोगे, ठीक है ना, लॉस में थोड़ी रहोगे, तो वो चीज़ है। ये देख रहे हो डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। गाइज डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स का मतलब क्या है कि जो राजा वगैरह होते थे हमारे, है ना, वो लोग जिस तरीके के कपड़े पहनते थे उसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत चलती थी। लेकिन इन लोगों ने वो राजा सिस्टम ही खत्म करवा दिया, लोगों को फाइट करवा के, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले भी बिजनेस करने आई थी। लेकिन जब हमारे नवाब ऑफ बंगाल्स थे, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना, उसके अंदर जब वो लड़ाई हुई तो, हालांकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ लेकिन मैंने थोड़ी डिटेल जो है इसके ऊपर जो है रिसर्च कर रखी है, इसके ऊपर आपको पढ़ाने के लिए, कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी गाइस, उसके अंदर बंगाल ऑफ नवाब को इन्होंने हरा दिया था, जिसके बाद ईस्ट इंडियन कंपनी के जो है अब कंट्री जो कॉलोनियल रूल के अंदर आ गई थी, क्योंकि अब इनको जो है ग्रेट ब्रिटेन का जो सपोर्ट मिलने लग गया था। फिर हम जो है इनके वो हो गए थे गुलाम एक तरीके से। ठीक है, तो डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट क्या है, मतलब इन्होंने राजा वगैरह सिस्टम खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की डिमांड ही, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स की डिमांड ही खत्म हो गई। ये देखो ये हमारे राजा वगैरह का सिस्टम जो होता था। कॉम्पिटिशन फॉर मशीन मेड प्रोडक्ट्स, ये देखो हैंडमेड प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ये देख रहे हो गलीचा कितना बढ़िया है, इसको कारपेट बोला जाता है। और ये देखो दूसरा वाला, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन फॉर मशीन, हालांकि देख रहे हो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की क्या होता है कि कॉस्ट कम पड़ती है, यहाँ पे क्या है हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, लेबर की कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, वेस्टेज भी होती है, उसकी भी कॉस्ट होती है, बहुत चीज़ें होती है गाइस। तो इसलिए हम मार्केट में हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाई। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, अब वेस्टर्न कल्चर ले आए थे, देखते हो ना कैसे लोगों को, हमारे देश का क्या था, खाकी कोई पहनता, खाकी कोई नहीं पहनता, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड ले आए थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो गई। लोगों को अपने देश की चीज़ों से प्यार ही नहीं था यार, थोड़ी सी चीज़ें सस्ती कर दी, चले गए जी उनके पास, वो चीज़ें आजकल चल रहा है। वो चाइना को बॉयकॉट करेगी, चाइना के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं, बस तो फिर भी खरीदते हैं लोग चाइना की चीज़ें, सस्ती मिलती हैं, बढ़िया काम चल जाता है भाई, क्या करेंगे। हैंडीक्राफ्ट हमारे जो फ़ोन्स ही नहीं है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है चाइना की इंडस्ट्रीज़ टेलीकॉम से। कितना पैसा जो टेलीकॉम कह रहा हूँ, मोबाइल इससे अपने मोबाइल के बिज़नेस से कितना पैसा कमाते हैं लोग। रेडमी हो गया, वीवो, सब भाई बहन कंपनी है, सब सिस्टर कंपनीज है। वीवो, वन प्लस, ये आपका ओप्पो, सब ये एक ही कंपनी है चाइना की सारी।
देख रहे हो 80% लोगों के पास वही फ़ोन होते हैं भाई, सस्ते मिलते हैं, काम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लोग खरीद लेते हैं। माइक्रोमैक्स ख़त्म कर दिया, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ये लोग लेके आए थे क्योंकि इन लोगों को अपने जो है गुड्स जो है पूरी कंट्री में बस बेचने थे, इस वजह से रेलवे ले आए थे। लेकिन इन लोगों ने हमारे गुड्स बेचने नहीं दिए, उसके अंदर भी रेलवे के अंदर पॉलिसीज ऐसी बनाई थी गाइस, नहीं बेचने देते थे, ठीक है ना। ये देख रहे हो, ये रेलवे का इन्वेंशन हो गया। ब्लीक ग्रोथ ऑफ, चलिए गाइस ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री में क्या था गाइस, हमने बताया कि कैपिटल गुड्स की कोई इंडस्ट्री इन्होंने लगने नहीं दी, कोई मॉडर्नाइजेशन आने नहीं दिया हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। लेकिन फिर भी जो है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गाइस हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ गई थी हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आए थे जिन्होंने हमारी कंट्री में अपनी जो है अपनी फर्म्स खड़ी करी, अपनी कंपनीज खड़ी करी, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था। जैसे कि टिस्को की बात की जाती है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो 1907 जमशेदपुर के अंदर स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। करंटली शायद जमशेदपुर को झारखंड बोला जाता है। दिस इंडस्ट्रीज केम अप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 and 2 व्हेन देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन इंडिया, तो वो भी आ गए बाहर। तो स्टेट पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था, वेरी लिमिटेड था भाई। कोई स्टेट पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के या राज्य की, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन मॉडर्नाइजेशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, या था तो बहुत लिमिटेड था। कहाँ तक था कि कन्फाइंड रहते थे उनके स्कोप, कहाँ तक रहते थे बेटा, स्ट्रैटेजिक एरियाज लाइक कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन एंड रेलवे। कम्युनिकेशन मतलब वही टेलीफोन वगैरह ले आते हैं, और रेलवे जो आपको पता ही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे करते हैं, विच हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ, क्या था बेटा, विच हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन द इंडियन मार्केट। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन बात यही है। ओके, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-fold मोटिव बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या इनके मोटिव्स थे, देखिए गाइस। टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन एंड जूट, इट वॉज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द इमर्जिंग नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल इनपुट्स इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन। समझ में आ गई बात, समझ घुस रहा होगा दिमाग में भी आपके कि ब्रिटेन में जरूरत थी, तो इन लोगों ने हमारी कंट्री के रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया अपने पर्पस के लिए। ओके, बढ़िया। टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। ओके, चलिए देखिए। ट्विन मोटिव क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, टारगेट मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन ब्रिटेन। सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आगे बढ़ते हैं। अब गाइज बात करते हैं फॉरेन ट्रेड के अंडर द ब्रिटिश रूल। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, बस आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने, पढ़ के नोट्स से पढ़ के बढ़िया चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए गाइज, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइज, हमारा जो था फॉरेन ट्रेड के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। समझ में आती है आपको बात, सिंपल है कि प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक रॉ मटेरियल, कॉटन, जूट वगैरह जो इन लोग को जरूरत पड़ती थी ब्रिटेन के अंदर, अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इंडिगो उगवाया था इन लोगों ने, उसके अंदर इन लोगों ने नेट एक्सपोर्टर बन गए थे हम लोग, कि हम एक्सपोर्ट करते थे वो चीज़, और इंपोर्टर बन गए थे इन्हीं के फिनिश्ड गुड्स के जो इन लोग वहाँ पे बनाते थे, वो हमारी कंट्री में आके बेचते थे। यही रह गई थी फॉरेन ट्रेड। ये देखो, मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया की फॉरेन ट्रेड पे, मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड थी जो डायरेक्टेड टूअर्ड ग्रेट ब्रिटेन थी। ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता था, ठीक है ना। 50% से ज़्यादा ट्रेड करते थे, ठीक है ना। और अगर और कोई ट्रेड करता था तो ये लगा लो कि वो बंदा बहुत पैसे वाला होगा जो ट्रेड करता होगा, क्योंकि इसकी अपनी कॉस्ट आती थी ट्रेड करने की। आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट ब्रिटेन, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रिटिश। कैसे गाइस, कि देखो हमने एक्सपोर्ट करा, हमारा रॉ मटेरियल तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा ना, इनको तो कितनी जरूरत होगी हमारे रॉ मटेरियल की, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था। तो इन लोगों ने क्या दबा के हमारे रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करा। अब ना एक बैलेंस ऑफ ट्रेड बनता है हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट के जो है, ये लगा लो, आपको जनरल बात में समझाने के लिए मैं बता दूं कि गवर्नमेंट के अकाउंट्स में एक बैलेंस ऑफ ट्रेड बनता है, जिसके अंदर अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो हमारा सरप्लस माना जाता है कि सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है। तो गाइस एक्सपोर्ट तो हमारा होना ही था ना ज़्यादा, बैलेंस सरप्लस तो रहना ही था। तो क्योंकि इन लोगों ने हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स को बहुत तरीके से एक्सपोर्ट करवाया अपने कंट्री के लिए, और इंपोर्ट करवाते थे अपने फिनिश्ड गुड्स को, लेकिन अगर डिमांड होगी तभी तो इंपोर्ट करवाएंगे, कि ऐसे बेचते रहेंगे, तो सरप्लस आ जाता बैलेंस ऑफ ट्रेड का, ठीक है ना। तो सरप्लस इन लोगों, लेकिन वो भी सरप्लस इन लोगों ने हमारे जो इनको पैसे कमाए इन लोगों ने, वो भी सरप्लस इन लोगों का जो कैसे यूज़ होता था, देखो देयर इज अ सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस सच सरप्लस वाज यूज्ड फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड वॉर एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गाइस ये लोग जो थे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। जी देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लेड टू द ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, क्योंकि जितना भी सरप्लस होता था सारा पैसा इन लोगों ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए लगाया। इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो जिसकी वजह से जो है, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पैसा नहीं लगाओगे और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों पे लगाओगे, है ना, तो फिर तो दिक्कत आएगी ना। तो भाई जब ग्रोथ पे पैसा लगाओगे नहीं तो ग्रोथ होगी कहाँ से, तो बैकवर्डनेस पे जाएंगे। ये देखो ट्रेड डील, ये देख रहे हो, ये गंदे शक्ल वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्यूज कैनाल का एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है
गाइस स्यूज कनाल का इन लोगों ने बनाई थी, क्यों बनाई थी? इन लोगों को जो है शॉर्टेस्ट रूट अपनाने के लिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो शॉर्टेस्ट रूट अपनाने के लिए बनाई थी, क्योंकि इन लोग को ट्रेड करने में दिक्कत आती थी। तो इन्होंने क्या, ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल इन 1869 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान रख लो, इन लोगों ने शॉर्टेस्ट रूट बनवा दिया था स्यूज कैनाल की वजह से, जिसकी वजह से इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कम पड़ रही थी, जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था। भाई इतना बिजनेस माइंडेड दिमाग लगाते थे सब लोग पहले के, ब्रिटेन ये लो, चाइना भी इतना बिजनेस माइंडेड दिमाग लगाता है, पता नहीं हम ही क्यों नहीं लगाते। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। ठीक है, बिकॉज दिस कैनाल सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड द ब्रिटेन, अवॉइडिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अवॉइड करके जो है शॉर्टेस्ट रूट अपना के चले जाते थे जी भाई लंदन। ओके, देखो 11,600 किलोमीटर, 19,800 किलोमीटर, कितना फ़र्क पड़ गया। चलिए, आ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रमोटेड मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसकी वजह से और फॉरेन ट्रेड बढ़ गया और इनकी मोनोपोली क्रिएट होती चली गई। मोनोपोली मतलब मार्केट में कोई एक ही बंदा है जिसके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे करंटली सिनेरियो में रेलवे की मोनोपोली है अभी, रेलवे के अलावा रेलवे का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। समझ में आई ना बात आपको? ये देखो, अब आते हैं गाइज हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पे। स्टार्ट करते हैं गाइज। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब है गाइज हम मेजरली पॉपुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं इसके अंदर। देखें, इसके अब हम बात करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। गाइज मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे जो स्लिप जो है, टंग जो है कुछ ज़्यादा जल्दी स्लिप होती रहती है, जब स्पीड में बोलता हूँ ना तो टंग स्लिप हो जाती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फोर्थ है लिटरेसी रेट। ओके गाइज, तो गाइज पहले नंबर वाइज चलते हैं। फर्स्ट बात करते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट। गाइज दोनों चीज़ क्या है हमारे जो है नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट सजेस्ट स्टेट ऑफ मैसिव पॉवर्टी इन द कंट्री। गाइज जितने ज़्यादा लोग अगर होंगे, जन्म लेंगे, तो भाई इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी ना, और डेथ रेट भी बढ़ेंगे, तो दिक्कत उसमें भी वही बात नहीं है, जितने बढ़ रहे हैं उतने, जितने बर्थ हो रहे हैं उतने डेथ रेट हो रहे हैं, बात तो वही होगी सारी। ठीक है ना, लेकिन अगर ये लगा लो आप 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली, मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, जिसकी वजह से हमारा जो है मैसिव पॉवर्टी आ गई। टोटल इनकम, और देख रहे हो स्टैग्नेशन चले गया हम लोगों के पास, पर कैपिटा इनकम लोगों का लो चलते चला गया, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती रही। आप एक बात लगाओ, आप अब मैथमेटिक्स भी लगा लो छोटी सी, कि टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन होती है। टोटल पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है नंबर के अंदर, तो अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो बेटा डिवाइड करके रिमाइंडर तो कम ही बचेगा ना। तो सिंपल सी चीज़ है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या था, मतलब जो शिशु का था, जो छोटे बच्चे होते हैं नादान, जो पैदा होते ही जो होते हैं, जो पैदा हुए हुए बच्चे होते हैं एकदम रिसेंटली जो पैदा होते हैं, वो चीज़ उनके बारे में बात करी जाती है। गाइस ये जो है मेरी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, ये पैदा होते हैं, ये होते हैं वो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर जो बच्चों को मार दिया जाता है उनका, पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसमें कितने बच्चे जो है 1 साल के अंदर मर जाते हैं। वॉज वेरी हाई, इट वॉज अबाउट 218 पर 1000। ओ माई गॉड, मतलब 218 बच्चे जो हैं वो लोग मर जाते थे 1 साल के अंदर, मतलब पैदा हुए 1 साल के अंदर मर गए। क्यों मर जाते थे? मेडिकल कंडीशन सही नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। सिर्फ इन्होंने काम करा कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे एंड टेलीफोन, अपने काम के लिए। देख रहे हो, इससे पता चलता है बैकवर्डनेस। और अभी के बारे में इन्होंने बात करी तो 32 है पर 1000, वो भी बहुत होना ही नहीं चाहिए भाई, क्यों मर रहे हो? ठीक है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हालांकि देखो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात जो है कि करंट एयर में कि मैक्सिमम लोगों की एज कितनी रहती है, कितनी एज के बाद लोग जो मर जाते हैं, उसके बारे में बात करिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोरोना ने सारी गेम चेंज कर दी। कोरोना ने बता दिया भाई ऐसी कोई दवाई नहीं है, कोरोना कोई भी बीमारी नहीं निकल के आ गई। अब भी पता लग जाएगा कोई कितने साल भी जी रहा है, 25 साल के लोग मर गए, 40 साल के लोग मर गए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेके बैठे कितनी, 69.4। ओ हो शाबाश, कोरोना आया, होल्ड माय बियर, आ गया जी। ये देखो ख़त्म खेल, बंदे 25 साल के बंदे लुका दिए, सारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिर गई। तो पहले जनरल बेस पे बात करेंगे कोरोना को इग्नोर करते हुए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन क्या था, लो था 32 ईयर्स तक, कि उस टाइम पे जो है 32 साल तक लोग जीते थे, क्योंकि मेडिकल कंडीशन सही नहीं थी, लोगों के पास ज़्यादा इतनी बीमारियों के लिए दवाइयाँ नहीं बनी थी। और अभी के केस में क्या है, 69.4 ईयर्स, ठीक है ना। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल लैक ऑफ मीन्स टू अवेल दैम, ठीक है ना। मतलब अगर जो फैसिलिटीज़ थी तो लोगों को पता नहीं लगता था कि कैसे उसका अवेल करना है। चलिए गाइस, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी नहीं थे भाई, बहुत कम थे। लिटरेसी रेट रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट, मतलब लिख और पढ़ सकते हैं जो।
वॉज नियरली 16%, रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस। मतलब 16% पूरी पॉपुलेशन का, समझ रहे हो बात आप, वो पूरी पॉपुलेशन का सिर्फ 16% लोग जो है पढ़े लिखे रहते थे गाइस, जिसकी वजह से हमारा जो है जो चीज़ दर्शाती है वो दर्शाती है सोशल बैकवर्डनेस एंड दी रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। पढ़े लिखे लोग नहीं रहेंगे तो भाई कैसे होगा, ठीक है ना, ग्रोथ ही नहीं है गाइस। पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो भाई गाइस एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कहाँ किसको रखेंगे, गवारों को थोड़ी कंपनियों में डाल देंगे, समझ में आती ना बात। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो घर बैठो, किसी की इनकम जनरेट नहीं होगी, ग्रोथ वैसी कम होनी है। आगे आगे बढ़ के ना मैं आपको एक चेन बनवा के दूंगा, वो चेन जब आप एक बार आपके दिमाग में मैं बिठा दूंगा गाइस, आप कोई सा भी थ्योरी क्वेश्चन अगर आपको पॉइंट याद नहीं आता ना, तो आप उस चेन को यूज़ करके आप कोई भी थ्योरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और वो करेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि उसमें हम इकोनॉमिक्स लिखेंगे, फालतू बातें नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स इतनी भी कठिन नहीं होती, बहुत सिंपल है भाई। एक बार गेम समझ में आ गई तो सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं धीरे धीरे। फीमेल लिटरेसी रेट तो भाई और भी कम था, लेडीज़ों को, फीमेल्स को पढ़ने नहीं देते थे, लड़कियों को ओनली 7% थी, ठीक है ना। दिस इंडिकेटेड जेंडर बायस इन द सोसाइटी। सिंपल है बहुत ज़्यादा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब कि पॉपुलेशन में चेंजेस आए, लगा लो कि किस तरीके से पॉपुलेशन में चेंजेस आए। देखो क्या है, डेमोग्राफिक 1921 इज़ अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मतलब पॉपुलेशन में बहुत चेंजेस आए थे कि प्रायर टू 1921 जो हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी इंडिया में नेवर कंसिस्टेंट, मतलब कभी गिरती थी कभी बढ़ती थी, ठीक है ना। कैसे देखो, मैं एक बार पूरी स्लाइड खोल देता हूँ, फिर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इसको। ये देखो, देखिए गाइस, इन द हिस्ट्री ऑफ द, इसमें ना डेटा है बहुत सारा डेटा है, बिल्कुल यूजलेस नहीं आएगा पेपर में भी, इस बात की गारंटी है। देखो क्या, इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि भाई इसको सिंपली बोला जाता है कि भाई इसके बाद जो है पॉपुलेशन में जो है कॉन्स्टेंटली, या लगा लो कंसिस्टेंसी आ गई थी, या तो बढ़ रहा था या तो घट रहा था, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले क्या, कभी बढ़ता था कभी घटता था। तो प्रायर टू 1920 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट, सब बता दिया मैंने आपको। आफ्टर 1920 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कांस्टेंट राइज, मतलब उसके बाद तो लोगों ने सिर्फ जो पॉपुलेशन जो है सिर्फ बड़ी ही बड़ी है। तो सेंसस, मैं आपको कुछ सेंसस के डिटेल्स बताऊंगा, वो सिंपल है, आपको सुनना है बस। सेंसस ऑफ 1901 शोज द डिक्लाइन ऑफ 0.04 करोड़ इन द पॉपुलेशन, मतलब डिक्लाइन दिखाया था 0.04 करोड़ का, जिसके मतलब क्या था कि फ्रॉम 23.87 करोड़ जो पॉपुलेशन थी इन 1891, उससे हम नीचे गिर गए थे, क्योंकि डिक्लाइन हुआ था 0.04 करोड़ का 1901 के अंदर 23.83 करोड़ का। गाइज 1881 में सबसे पहला जो है सेंसस रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है ना, जो ब्रिटिश लोगों ने करवाया था। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सेंसस ऑफ 1911 शोज द राइज ऑफ 1.38 करोड़, क्योंकि हर 10 साल के बाद होता है। 1881, 1901 नहीं 1881, 1891, फिर 1901, फिर 1911, ऐसे करके फिर 1921, ठीक है ना, ऐसे करके गाइस। तो सेंसस ऑफ 1911 शोज राइज ऑफ 1.38 करोड़ टू 25.4 करोड़, मतलब राइज करा था 1.38 करोड़ का, जिसकी वजह से जो 1901 में जो हमारे पास थी 23.83 करोड़ थी, उससे चेंज होकर हमारी जो राइज हो गया था ना, क्योंकि इंक्रीज आ गया था 1.38 करोड़ का, तो जिसकी वजह से 25.4 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी हो गई थी। गाइस ये डेटा है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको जो है ना एक बार पढ़ना, रीड करना, हटा देना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है ना। सुन लो एक बार बस। Population census first conducted under the British rule in 1881. Since then, it is conducted after every 10 years. Okay, ये मैंने आपको बता दिया। Again, census of 1921 decline of 0.07 करोड़, 1921 में फिर डिक्लाइन आ गया। इसके बाद कॉन्स्टेंट राइज आया था, क्योंकि हमने पहले बता दिया नेवर, इस टाइम पे कंसिस्टेंसी नहीं थी प्रायर टू द 1921। फ्रॉम 25.2 CR in 1911 to 25.14 CR in 1921. Okay, सिंपल। कॉन्स्टेंट राइज इन द पॉपुलेशन लेड टू, अब भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेंट राइज इन द पॉपुलेशन लेड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। समझ में आती है आपको बात? अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है गाइज। अगर आपकी ना एक मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना, उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने की अपनी कॉस्ट आती है। अगर उस पॉपुलेशन की मेंटेनेंस कॉस्ट अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी। अगर वो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी गाइज तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा करता रहेंगे, गवर्नमेंट अगर उसमें पैसा खर्चा करता रहेगी, तो गाइज ये बताओ मेरे को आप, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कब करेगी? ग्रोथ के केस में कब पैसा लगाएगी? जब जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट हमारी ग्रोथ होगी वो कब पैसा लगाएगी, जिसकी वजह से हम जो है और बैकवर्डनेस में चलते चले आएंगे। तो पॉपुलेशन घटना एक मेजर जो है, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो बहुत बड़ी ये जो है प्रॉब्लम है आज के टाइम पे भी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बढ़ना है, समझ नहीं पाते लोग। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर गाइज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आगे बढ़ते हैं गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में गाइज देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था लोगों का 72% ऑफ द वर्कफोर्स ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर। गाइज जितने पॉपुलेशन में जो वर्कफोर्स थी, मतलब जो लोग काम करते थे, 72% मतलब 72% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे।
ये देखिए गाइज, इंडस्ट्रियल सेक्टर गाइज, इट वॉज इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब ओनली 9% ऑफ द पीपल वर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और माइनिंग एटसेट्रा। समझ में आती है आपको? मतलब 9% लोग थे गाइज, तभी तो ग्रोथ नहीं होती थी। जब लोग होंगे ही नहीं काम करने के लिए तो कहाँ से ग्रोथ हो जाएगी? ये देखिए गाइज, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर 9%, सर्विस सेक्टर 16%, एग्रीकल्चर सेक्टर 75%। कहाँ से ग्रोथ हो जाएगी भाई ऑक्यूपेशन सेक्टर? जब एग्रीकल्चर गिरा हुआ है तो कौन कितने लोग कमा लेंगे? रूरल एरिया में 86% रहता है बंदा, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाहर देखता नहीं है, डर लगता है उसको, नहीं भाई कैसे काम हो जाएगा, हमें तो सिर्फ खेती करनी आती है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, 60% लिटरेसी रेट है, पढ़े लिखे हैं नहीं लोग। देख रहे हो, चेंज समझ में आ रही है? सिंपल लॉजिक लगा पा रहे हैं ना आप? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अनबैलेंस्ड ग्रोथ होती है जिसकी वजह से ग्रोथ इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड व्हेन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड। हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर वर इन द इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ, मतलब बहुत ही मतलब अपने शुरुआती ग्रोथ की स्टेज में थी वो लोग। कौन कौन से सेक्टर थे हमारे? सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। बस कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीपीटी चाहिए मैं पीपीटी भी दे दूंगा गाइस आपको, ये डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पीपीटी का लिंक मिल जाएगा, एक बार देखना काम खत्म। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आ गई बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। चलो गाइस बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए गाइस स्टार्ट कर दें। रेलवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट द फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंटीरियर्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। बता दी सारी बातें, बता दी, डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू वाइडन द मार्केट फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अपने ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की मार्केट को वाइड करना था, ह्यूज मार्केट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट था, जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने काम करा। चलिए गाइस, इन लोगों को अपना पैसा कमाना था बस। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट्स फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। पोर्ट्स बनाए थे जो उसे कहते हैं जहाँ से मतलब शिप्स चलते हैं और शिप्स आते हैं जहाँ पे, उसको कहते हैं पोर्ट्स। पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटीज़ वर डेवलप टू एनहेंस। अगर मैं गलती से पोर्ट्स को पोस्ट तो नहीं बोल दिया, कोई बात नहीं, बोल दिया तो माफ़ कर देना। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ फैसिलिटीज़ वर डेवलप टू एनहेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आ गई थी। जो मतलब ये होता है ना डॉक्यूमेंट शेयरिंग वगैरह, वो चीज़ है। इन लोगों ने ना सिंपल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे ज़्यादा फोकस कर दिया था, जिसकी अपनी एक ह्यूज कॉस्ट थी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इस पर काम करता आगे जाके इसको हमारी इस तरीके से हमारे को थोड़ी सी इसकी हेल्प हो गई थी कि हमारा पोस्टल सर्विस जो है बढ़िया लेवल पे काम करता है। हमारे पोस्टल सर्विस की अभी भी जो है मार्केट में डिमांड है। रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। वो एक पे चीज़ भाई, एक ही चीज़ घुमा घुमा के लिखी पड़ी है, ठीक है। ये देखो सुंदर सुंदर स्लाइड आपके लिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, चैप्टर खत्म होते हुए गाइस आपके लिए आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। पता लग गया था लोगों को, फार्मर्स को, कि हाँ भाई ऐसा भी काम होता है, हम कंपनीज के अपने प्रोडक्ट्स देंगे तो हमको पैसा मिलेगा। पहले क्या था, मंडी में जाते थे सिर्फ बेचने के लिए, आपने सब्सिस्टेंस फार्मिंग चलती थी कि हाँ भाई चलो अपना काम चल जाए, हम खा पी लें, बात खत्म हो गई। पैसा कमाना नहीं समझ में आता था, कैसे काम होगा, कमर्शलाइजेशन समझ में नहीं आता था, कमर्शियल आउटलुक आ गया था। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड रोडवेज। गाइज अगर रेलवे और रोडवेज चलेगी तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आएगी ना। रेलवे में भी बंदे लगते हैं काम करने के लिए, और रोडवेज बनाने में भी लेबर लगती है, बहुत चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई थी। अब गाइज रेलवे और रोडवेज को भाई जो इन्होंने करा था ना काम इसके ऊपर, इससे हमारे को एक बेनिफिट और हुआ था गाइज। ये मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ इनके, कि और बेनिफिट हो गया था गाइज कि कभी कभार ना हमारे पास जो है शॉर्टेज रहती थी चीज़ों की, जिसकी वजह से ना अकाल पड़ जाता था। तो बंगाल वगैरह में या इधर उधर अगर बहुत जगह पे अकाल पड़ा था ना, तो जिसको दूर करने के लिए गाइज हमारे रोड जो इन लोगों ने काम कर दिया था रोड्स पे और ट्रांसपोर्टेशन पे, जिसकी वजह से फेमाइंस कंट्रोल करने में हमारे को जो है मदद मिली थी। फेमाइंस मतलब अकाल, ठीक है गाइज। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले क्या, बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान। भाई तेरे को दूध चाहिए, उसको टमाटर चाहिए, ले भाई तू मेरे से दूध ले जा, दूसरे बंदे से टमाटर ले लिया, ऐसे वैसे। लेट सपोज मेरा एक भाई है, ठीक है ना, या मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको टमाटर चाहिए, मुझे दूध चाहिए। वो दूध बनाता है, मैं टमाटर, मेरे पास टमाटर का खेत है, मैंने दिया, ले भाई टमाटर तू ले, दूध मुझे दे दे। ऐसे चलता था काम। लेकिन यहाँ पे जो इसके बाद पता लगा मॉनेटरी सिस्टम भी कोई चीज़ होती है, लोगों को समझ में आई, तो वो चीज़ है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बताया आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में इन्होंने बहुत काम करा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लेगेसी, एक जो है वसीयत छोड़ के चले गए थे, एक लेगेसी छोड़ के चले गए थे ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस सर्व्ड एज अ रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियन एंड द प्लानर्स। इसकी वजह से हमारा जो है इनको बहुत मदद मिली थी, हमारे पॉलिटिशियन प्लानर्स को, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था। चलिए गाइस ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9650363901। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट में डाउट हो, आप मुझे डाउट कभी भी पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आपको दिखा दूंगा, यहीं कहीं आपको शो हो जाएगी। आप मुझे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं, आपको मेरे को व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोस्टली आप जो है मेरे 9650363901 वाले पे ही करना।
और अगर आपको क्लास रिलेटेड कोई, हम जूम पे भी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं गाइस, अगर करते हैं, और अगर आपको कोई क्लास चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई लर्निंग पे मेल कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो बैक लर्निंग है, सीखो ऐसे कि सिखा सको। जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।